एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है मॉडर्न इंग्लिश और स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, आपके एग्जाम में या तो मॉडर्न इंग्लिश है और स्टैंडर्ड इंग्लिश है। मेनली हम फोकस मॉडर्न इंग्लिश पे किए हैं, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश भी आता है ना, तो आप थोड़ा बहुत चेंज के साथ सेम नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, बट थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश से करना पड़ेगा ना, तो उस तरीके से लिख सकते हो कि एक ही मतलब टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर याद करने से अच्छा है कि आप इसी को आंसर से स्टैंडर्ड इंग्लिश के बारे में भी पता कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए हुए, इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए, तो शुरू करते हैं वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है ना, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे। तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो है वो एक्सटेंड यानी फैला हुआ है कब से, 16th सेंचुरी के बिगिनिंग आरंभ से प्रेजेंट डे तक का। तो मतलब 16th सेंचुरी शुरू हुआ और आज तक के इंग्लिश को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहते हैं। दिस लॉन्ग पीरियड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड एंड लेटर मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। और इतने ये जो लंबा पीरियड रहा है 16th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट डे तक का, उस पीरियड को मॉडर्न इंग्लिश के उस पीरियड को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा दो भाग, एक होता है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड और सेकेंड जो होता है लेटर मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो इन दोनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत कि अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कब तक रहा और लेटर मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कब आया। द अर्ली पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 1601 टू 1700। ठीक है, जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड रहा वो 1601 से शुरू होकर 1700 तक का रहा। एंड द लेटर फ्रॉम 1701 टू द प्रेजेंट डे, और लेटर जो इंग्लिश पीरियड रहा वो 1701 से शुरू होके और आज तक का इंग्लिश को हम लोग लेटर इंग्लिश पीरियड कहते हैं। अब आगे है, टुडे इंग्लिश ऑक्यूपाइज एन इनएनविएबल पोजीशन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाइज यानी ग्रहण किए हुए है, इनविएबल एक दृढ़ अपना स्थान कंफर्म किए हुए हैं एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ऑफिस की लैंग्वेज के रूप में पूरे वर्ल्ड में। इन इंडिया टू, इंडिया में भी वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश पे इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए फॉर ऑफिशियल, सोशल एंड कॉमर्शियल पर्पस। ऑफिशियल कोई भी काम हो, सोशल काम हो या कॉमर्शियल कोई भी काम हो ना, तो इन सब चीज के लिए हम लोग इंग्लिश पे डिपेंड हो गए इंडिया में भी। ग्लोबलाइजेशन has further strengthened the requirement of learning and using English for everyday activities। तो जो ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ना, इसको नॉर्मली वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण ऐसे कहते हैं। तो इस टाइम क्या हुआ ना, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बना, इंडस्ट्री यानी व्यापार में बहुत ज्यादा विकास हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार में विकास हुआ, बहुत सारा बिजनेस शुरू किया गया। तो इस वजह से भी क्या हो गया था ना, ये हम लोग के लिए जरूरी हो गया था कि इंग्लिश को सीखा जाए और इंग्लिश को एवरीडे एक्टिविटीज में यूज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से इंग्लिश को मतलब शुरुआत होनी शुरू हुई मॉडर्न इंग्लिश की, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ये बहुत कुछ शुरू हो चुका था। अब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इनटू द हैंड ऑफ तुर्क्स। तो जो फॉल यानी जो पतन हुआ, किनका पतन हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल का। कॉन्स्टेंटिनोपल एक तरह से हम बता सकते हैं जाति या एक पार्टिकुलर स्थान के कोई लोग थे, तो उनका जो पतन हुआ तुर्क के हाथों। एंड कंसिक्वेंट स्प्रेड्स ऑफ ग्रीक स्कॉलर, उसी के परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंट क्या हुआ ना कि ग्रीक स्कॉलर स्प्रेड हुए इन द कॉन्टिनेंट, महाद्वीप में। द रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण काल जो आया, रेनेसेंस जो इंग्लिश लिटरेचर का काफी इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, 14th से 16th सेंचुरी के बीच के पीरियड को हम लोग रेनेसेंस का पीरियड कहते हैं। इस टाइम क्या हुआ ना कि लिटरेचर में या फिर आर्ट में बहुत ज्यादा सुधार लाया गया रेनेसेंस पीरियड के दौरान। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। तो जो रेनेसेंस आया, द रिफॉर्मेशन आया, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन इन 1476, मतलब कैक्सटन के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस जिसके द्वारा प्रिंट किया जाए बुक या कोई भी वर्क, तो उसकी स्थापना की गई। द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। एंड फॉर रीचिंग इफेक्ट एंड शुक द वैल्यू ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो ये सारा चीज जो है ना मिडिल इंग्लिश के टाइम हुआ, और ये सारा चीज क्या किया, मिडिल इंग्लिश को पूरा हिला कर रख दिया। ठीक है, जो रेनेसेंस आया, रिफॉर्मेशन आया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, तो ये सब का काफी गहरा प्रभाव पड़ा किस पे, मिडिल इंग्लिश पे। अब आगे है, इंग्लिश इज ए कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज। इंग्लिश कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज। अब कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है ना कि जिसका यूज मतलब पूरे वर्ल्ड में किया जाए। ठीक है, बड़े पैमाने पे किया जाए, पूरे वर्ल्ड में किया जाए, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। ठीक है, इट्स ग्लोबल अपील ऑरिजिनेटेड, स्पेलिंग ऑरिजिनेटेड का ठीक कर लेना, तो ऑरिजिनेटेड नॉट ओनली फ्रॉम सर्टेन, SER होगा, N को ठीक कर लेना। ठीक है,
only from certain historical and political factors। तो मतलब जो ग्लोबल मतलब पूरे विश्व स्तर पर जो इंग्लिश की नींव रखी गई, इंग्लिश यूज किया जाने लगा, सिर्फ इसलिए इस कारण से यूज नहीं किया जाने लगा कि उसका कुछ इतिहास, अपने ऐतिहासिक मतलब जो रिफॉर्मेशन हुआ मिडिल एज में, नेशंस आया, और या फिर पॉलिटिकल फीचर्स फैक्टर्स की वजह से नहीं यूज किया गया इंग्लिश को। ठीक है, मॉडर्न एज में जो है सिर्फ उसके हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं यूज किया गया, बल्कि क्यों यूज किया गया? But the qualities and characteristic of language also helped much in its worldwide extension। बल्कि क्या हुआ कि इसकी जो क्वालिटीज थी इंग्लिश की, मतलब हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से इंग्लिश को वैसा इंपॉर्टेंस नहीं मिला, बट इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दिया गया किस चीज की वजह से? इसके क्वालिटीज की वजह से एंड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इसके गुण और विशेषता की वजह से लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प मच इन इट्स वर्ल्ड वाइड एक्सटेंशन। तो मतलब इसकी जो गुण है, इसकी जो विशेषता है, तो इस वजह से भी ये पूरे वर्ल्ड में आसानी से फैल पाई। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेप्टिव। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो क्या है मॉडर्न इंग्लिश में? ये बहुत ज्यादा रिसेप्टिव है, ग्रहणशील है, कुछ भी तुरंत खुद में ऑब्जॉर्व कर लेता है। कोई भी लैंग्वेज हो, ऑब्जॉर्व तो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज ही करेगा, कोई वर्ड ही करेगा, तो क्या करता है ना, दूसरे वर्ड्स को तुरंत खुद में ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर आगे एंड एडेप्टेबल हेटेरोजीनियसनेस। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लाइन जो है ना, एंड एडेप्टेबल हेटेरोजीनियस, थोड़ा हार्ड भी है और इसको आप रिमूव कर सकते हो। अब आगे है द ईज एंड रेडीनेस विथ विच इंग्लिश बोरोड वर्ड्स, मतलब जिस आराम से और जिस तत्परता से इंग्लिश क्या करता है, बोरो उधार लेता है वर्ड को फ्रॉम फ्रेंच, लैटिन, स्कैंडिनेवियन, ग्रीक, इंडियन एंड अदर सोर्सेज इज रियली स्ट्रिकिंग। तो इंग्लिश क्या करता है, जिस भी लैंग्वेज के टच में आता है उन सबसे कुछ ना कुछ बोरो करता है, उधार लेता है, और ये फीचर जो है इंग्लिश को काफी ये रिसेप्टिव बनाता है, ग्रहणशीलता की। सब सारी लैंग्वेज से वो कुछ ना कुछ अपने अंदर ले रहा है, मतलब फ्रेंच वर्ड भी कुछ लिया गया है इंग्लिश में, लैटिन वर्ड भी कुछ लिया गया है। तो यहाँ पे एक आप टेबल बना के भी दिखा सकते हो, कुछ फ्रेंच वर्ड का एग्जांपल दिखा सकते हो जो इंग्लिश में आई है, कुछ लैटिन वर्ड का, इंडियन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो। ठीक है, और नोट्स में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, जो कि बेस्ट रहेगा। ये हो गया, मतलब काफी स्ट्रिकिंग रहा। अब आगे द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया। साइंस तो विज्ञान, टेक्नोलॉजी इट मींस हम इस फॉर्म में समझ सकते हैं, जैसे पहले कीपैड वाला फोन आता था, तो विकास होते होते कैसे आज टच वाला आ गया, टच में भी फोल्डेबल वाला आ गया, इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन हर फील्ड में, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी देखे, तो पहले कैसा कंप्यूटर था, कैसा डब्बा जैसा होता था, धीरे धीरे लैपटॉप आया तो कैसे मॉडिफाइड आता रहा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रहा है, विकास होते जा रहा है। द टू वर्ल्ड वॉर ऑल्सो ब्राइट ए फेयरली लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू मॉडर्न इंग्लिश। तो ये सब जो भी है ना, एक तो फ्रेंच, लैटिन, स्कैंडिनेवियन सबसे इंग्लिश में वर्ड आया, और उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इसमें भी इसलिए भी इंग्लिश में ढेर सारा वर्ड आने देखने को मिला। टू वर्ल्ड वॉर में 2 युद्ध हुए, तो वहां भी हम लोग को इंग्लिश का ढेर सारा वर्ड देखने को नया नया मिला। अब आगे देखते हैं, मॉडर्न इंग्लिश डिफर फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश। ये तो नॉर्मल सी बात है कि मॉडर्न इंग्लिश जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी जो ओल्ड इंग्लिश थी और जो मिडिल इंग्लिश थी। इन मैनी एक्सपेक्ट्स, ढेर सारी तरीकों से, ढेर सारे पहलुओं में ये अलग है। द ओल्ड इंग्लिश वाज ए हाईली इन्फ्लेक्टेड, बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्टेड थी ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में इन्फ्लेक्टेड इट मींस प्रॉपर, एकदम सही ग्रामर, सही मतलब कोई भी चीज, प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ का ध्यान रखा जाता था। कौन सा वर्ड, जैसे अगर फाइंड है तो कहाँ पे फाइंड यूज होगा, कहाँ पे फाइंड्स यूज होगा, कहाँ पे फाउंड यूज होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ कंफर्मेशन किया जाता था, सही से रूल का यूज किया जाता था। ठीक है, इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश। बट ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ द यूज ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि मिडिल इंग्लिश में थोड़ा बहुत इन्फ्लेक्शन को शाइड किया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा वैसा नहीं प्रॉपर फॉलो किया गया। उसके बाद क्या है, देयर आर ए फ्यू इन्फ्लेक्शन इन मॉडर्न इंग्लिश, और वही ओल्ड इंग्लिश के मुकाबले हम लोग को बहुत कम इन्फ्लेक्शन देखने को मिलता है। किसमें? मॉडर्न इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश क्या हो गया ना, बहुत इजी बन गया है, टाइम टू टाइम इजी बनते जा रहा है, ताकि सब कोई समझ पाए, सब कोई, किसी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड ना रहे इंग्लिश को समझना, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना। द मिडिल एज हैड बीन नीली इंटरेस्टेड इन मैटर ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन। जो मिडिल एज था हम लोग का, उस टाइम हम लोग किस चीज में काफी इंटरेस्टेड थे? फिलोसफी में इंटरेस्टेड थे, एंड रिलीजन, धर्म में। वेयर एज मैन हैज नाउ ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स साइंस एंड एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है, लेकिन मिडिल इंग्लिश में लोग भगवान पे विश्वास रखते थे, धर्म पे विश्वास रखते थे, लेकिन अब मॉडर्न एज में क्या हो रहा है ना कि मैन इट मींस
इंसान जो है ना किसकी तरफ बढ़ रहा है, साइंस की तरफ। और एग्नोस्टिसिज्म क्या हो जाता है ना कि जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाए या फिर बताए, बोले कि मतलब ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि भगवान है या नहीं, तो हम लोग इस चीज की ओर बढ़ते जा रहे हैं मॉडर्न एज में। साइंस हैज अवेकन ए न्यू सेंस इन हिम। तो साइंस क्या करता है ना, इंग्लिश को में एक नया ज्ञान ले आया है वर्ल्ड में। साइंस जो है, द मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दिस ग्रोइंग लव ऑफ साइंस बाय बिकमिंग एनालिटिक मोर एंड मोर। तो मॉडर्न इंग्लिश क्या होता है, दिखाती है, रिफ्लेक्ट्स दिस ग्रोइंग लव ऑफ साइंस, साइंस के प्रति हम लोग के बढ़ते हुए प्यार को दिखलाती है, बाय बिकमिंग एनालिटिक मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक होते हुए, बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक हो गई है साइंस को लेके कि बहुत ज्यादा डेफिनेशन या फिर बहुत ज्यादा हर सेक्टर में हम साइंस में भी इंग्लिश देख सकते हैं। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण भूमिका है साइंस का भी मॉडर्न इंग्लिश में। हम लोग आगे देखते हैं, इलॉजिकल स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन के बड़े पढ़ेंगे जो कि यूज किया जाता है मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। इलॉजिकल स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन इन मॉडर्न इंग्लिश में वन फाइंड्स न्यूमरस चेंज इन साउंड which became responsible for changes in pronunciation। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या देखते हैं ना हम लोग, न्यूमरस चेंज, ढेर सारा चेंज देखने को मिलता है साउंड में, which became responsible for change in pronunciation, जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम लोग के प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज आया है। ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान एंड द मिडिल इंग्लिश पीरियड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड वर कंप्लीटली बेस्ड ऑन फोनेटिक्स। ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश में हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते थे किस पे, फोनेटिक पे ध्यान देते थे, ठीक है। इंग्लिश के उच्चारण का एक प्रोसेस है, इंग्लिश को प्रोनाउंशिएट करने का एक प्रोसेस फोनेटिक्स में बताया जाता है। तो इस चीज पे कि कैसे कौन सा वर्ड उच्चारण मतलब प्रोनाउंशिएट करना है, कैसे बोलना है ना, उससे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था ओल्ड इंग्लिश पीरियड में और मिडिल इंग्लिश पीरियड में। बट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में वैसा नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा चेंज ध्यान नहीं दिया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश क्या है, अलग है किससे, ओल्ड इंग्लिश से और मिडिल इंग्लिश से। ये तो नॉर्मल सी बात है। इंग्लिश फॉर इट्स इलॉजिकल सिस्टम ऑफ स्पेलिंग एंड द फ्रीक्वेंट लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द स्पेलिंग। क्यों, क्योंकि इसमें क्या इलॉजिकल सिस्टम दिखाया जाता है जो कि मतलब किसी एक रूल को फॉलो ना करे। स्पेलिंग जो है मॉडर्न इंग्लिश की जो है वो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो नहीं करती। एंड फ्रीक्वेंट लैक ऑफ कोरिलेशन, और इसमें कोरिलेशन क्या हो जाता है ना, एक सहसंबंध नहीं देखने को मिलता है बिटवीन द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन, कि प्रोनाउंशिएट कुछ और कर रहे हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा है कि प्रोनाउंशिएट कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, स्पेलिंग कुछ और है, ठीक है। तो इस चीज पे मतलब क्या किया गया, ये चीज बहुत ज्यादा पे मतलब बिटवीन द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स को हम लोग को संबंध देखने को नहीं मिलता है कि वर्ड्स लिखे कुछ और है, प्रोनाउंशिएट कुछ और कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग के बीच में संबंध देखने को नहीं मिल रहा है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसको देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए सन एंड सन, ठीक है, SUN, सन यानी सूरज, SUN सन ही बोलते हैं इसको, जो कि बेटा है। मॉडर्न इंग्लिश में तो सन ही बोलते हैं। आर प्रोनाउंशिएट ऑलमोस्ट विदाउट एनी वेरिएशन इन साउंड, लगभग सेम प्रोनाउंशिएट किया जाता है, सेम तरीके से बोला जाता है, सेम तरीके से उच्चारण किया जाता है दोनों का, बिना किसी साउंड में बदलाव लाए। सिमिलरली, समानता बिल्कुल उसी तरह, यू इज प्रोनाउंशिएट क्वाइट डिफरेंटली इन वर्ड्स, यू का अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से प्रोनाउंशिएट किया जाता है। सच है जैसे कि बट में के सेंस में यू को ले लेते हैं, पुट ऊ के सेंस में यू ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में भी अलग सेंस में यू को ले लेते हैं, इटीसी, ठीक है। तो यू ही है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड में अलग अलग देखने को मिलता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एसी बाव जो है वो कहते हैं द सिचुएशन इज मोर कंफ्यूजिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्सोनेंट, कि कॉन्सोनेंट के ट्रीटमेंट यानी कॉन्सोनेंट के को यूज करने में क्या हो जा रहा है, अब सिचुएशन और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। Another features of modern English is its most varied and vast treasure of words। तो एक मॉडर्न इंग्लिश की जो एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है, विशेषता है, वो ये है कि इसमें हम लोग को वेरिड यानी बहुत अलग अलग और बहुत ज्यादा एक ट्रेजर यानी खजाना देखने को मिलता है वर्ड्स का, ढेर सारा वर्ड्स देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग फील्ड, जितना सारा फील्ड, हर फील्ड से अलग अलग वर्ड रिलेटेड मिलता है। मैनी पीपल एंड टंग्स केम टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की ही लैंग्वेज है ना मेनली इंग्लिश, तो ढेर सारा लोग और टंग से यानी हो जाता है यहाँ भाषा, इंग्लैंड आए तो लोग आए तो वो अपनी भाषा लाए फ्रॉम टाइम टू टाइम के साथ, एंड लेफ्ट देयर इन
इनडिलेबल इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज, और अपना क्या किया, इनडिलेबल यानी एक तरह से बोल सकते हैं कभी ना छूटने वाली, एक अमिट इम्पैक्ट, प्रभाव छोड़ जाते हैं लैंग्वेज पे ऑफ द आइलैंड, उस आइलैंड के लैंग्वेज पे अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं जो हर तरह के लोग वहां पे आते हैं। इंग्लिश बीइंग प्रोग्रेसिव एंड डाइजेस्टिव, इंग्लिश मतलब प्रोग्रेसिव और डाइजेस्टिव होने के साथ साथ कंटिन्यू टू ऑब्जॉर्ब यहाँ पे आर होगा, आप ठीक कर लीजिएगा, सो मैनी वर्ड्स फ्रॉम दिस पीपल एंड दिस टर्म्स। तो इंग्लिश तो मतलब जो कि प्रोग्रेसिव और डाइजेस्टिव होने की वजह से क्या किया कि आगे भी क्या किया, जो भी लोग वहां इंग्लैंड गए उनसे उनकी भाषा से कुछ ना कुछ हमेशा लेता रहा, अब्सॉर्ब करता रहा, जो कि इंग्लिश के लिए काफी नॉर्मल सा चीज है, क्योंकि ये नो डाउट्स बहुत ज्यादा दूसरे लैंग्वेज से ग्रहण करने की क्षमता है इसमें, तभी ये ग्रहण कर पा रहा है, अडॉप्ट कर लेता है दूसरी लैंग्वेज को, खुद में मिला लेता है। फिर आगे है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज इट्स फ्रीडम फ्रॉम ड्राई लेक्सिकोग्राफी लिटरल पेडेट्री। तो एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, एक दूसरी विशेषता है कि यह फ्री है, एक नीरस। लेक्सियोग्राफी क्या हो जाता है ना, जब हम लोग डिक्शनरी के नॉर्मली नॉलेज को लेते हैं, बहुत सारा शब्द इकट्ठा करते हैं डिक्शनरी में, तो उस चीज से फ्री है। लिटरल पेडेट्री, लिटरल यानी ठीक बिल्कुल इसका अर्थ क्या होना चाहिए, तो ये सब चीज से जो मॉडर्न इंग्लिश है वो फ्री है, इसमें बहुत ज्यादा वैसा ध्यान नहीं दिया जाता है कि वर्ड का जो है पूरा अध्ययन बिल्कुल सही से होना चाहिए, बिल्कुल सही मतलब एक क्या होना चाहिए, मूल अर्थ जो होता है ना वो बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए, माइनर से माइनर डिटेल्स पे ध्यान देना चाहिए, तो ये चीज ध्यान नहीं दिया गया है कि छोटे छोटे डिटेल्स को भी ध्यान रखा जाए। मॉडर्न इंग्लिश में इस चीज को पे जोर नहीं दिया गया है। अब आगे नोट्स खत्म होने वाला है, बस कंक्लूजन वाला सेक्शन भी आ ही गया है। इट हैज बिकम नाउ ए डेज कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। तो आज के दिन टाइम में क्या हो रहा है ना कि मॉडर्न इंग्लिश जो है फ्लेक्सिबल बन गया है और सॉफ्ट बन गया है, सबके लिए आराम, मतलब सबके लिए काफी आसान बन गया है। इन इट वन पार्ट ऑफ स्पीच कैन फंक्शन फॉर अदर्स। इसमें क्या होने लगा है, अब वन पार्ट ऑफ स्पीच कार्य करता है दूसरे सेंटेंस के लिए। नाउन आर बीइंग यूज्ड एज एडजेक्टिव, नाउन का यूज एज एडजेक्टिव किया जाता है, एज इन बस, स्टेशन एंड बॉयफ्रेंड में हम लोग को देखने को मिलता है कि नाउन का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जा रहा है। इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से verbs आर एम्प्लॉयड एज नाउन्स एज इन ए वॉश्ड, ए कट। तो verb का यूज किया जाता है किसके रूप में, नाउन के रूप में, ठीक है। जैसे हम लोग अगर वॉश की बात करें तो वॉश यानी क्या होता है, धोना, तो धोना के साथ ए लगा देना, तो ये वॉश यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ, जबकि वॉश तो क्या है, वर्ब है ना, क्रिया है। कट यानी भी काटना, तो यहाँ पे भी वर्ब का यूज किया गया नाउन के रूप में। तो यहाँ तक हो गया कि क्लियर की बहुत ज्यादा मतलब भिन्नता आई है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में, और काफी आसान भी हो गई है इंग्लिश पहले के मुकाबले। To sum up, English has the brightest prospect for becoming an international language in near future. तो इंग्लिश का ना बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आगे जाके इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज, ऐसे तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही, मानी भी जाती है कि एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, ठीक है। फिर आगे है इन रिसेंट ईयर, कुछ रिसेंट सालों में मॉडर्न इंग्लिश हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में किसका प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है, अमेरिकन इंग्लिश का प्रभाव देखने को मिलता है। देयरफॉर इट शुड बी प्रिपेयर्ड टू अंडरगो एनी चेंज। इसलिए अंततः हम लोग कह सकते हैं कि इसको मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा किसी भी चेंज से जाने के लिए, इन इट्स स्पेलिंग, अपने इसके स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, ग्रामर में, एज मे बी नेसेसरी टू ब्रिज, और यह जरूरी भी है, क्यों जरूरी है, टू ब्रिज द लॉन्ग फेल्ट गैप ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। मतलब इंटायर वर्ल्ड के बीच में जो एक बड़ा सा गैप हम लोग को फील हो पाता है बहुत सारे लैंग्वेज नहीं जानने की वजह से, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए ये जरूरी भी है कि इंग्लिश क्या किया जाए, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा यूज किया जाए और लगभग मिक्सअप लैंग्वेज हो, ताकि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। तो यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।